जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले क्लास में अपने 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। 4 चैप्टर मतलब अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो एनसीईआरटी में हमारा चारों चैप्टर एक है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 जो हमारा चारों एक है। बाकी बात वगैरह की अगर हम बात करते हैं, चैप्टर 5 की बात करें, चैप्टर 6 की बात करें, चैप्टर 7 की बात करें, चैप्टर 8 की बात करें, चैप्टर 9 की बात करें, बाकी बात अलग अलग, वो सब सही है। लेकिन अगर हम चैप्टर 1 से 4 की बात करें तो वो अकेला एक चैप्टर था। उसको हमारे जो भारतीय भवन वाले जो भी किताब वगैरह बनाते हैं उसको 4 चैप्टर में विभक्त किए हुए हैं। जैव प्रकर्म हम अपना पूरा कंप्लीट कर लिए। आज के क्लास में हम चैप्टर 5 को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 5 में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मींस नियंत्रण और समन्वय को हम लोग समझेंगे। चैप्टर 2 हमारा या चैप्टर 5 का ये एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो चैप्टर 2 हमारा नियंत्रण और समन्वय। तो आइए नियंत्रण और समन्वय को शुरू करते हैं और नियंत्रण और समन्वय को समझने का प्रयास करते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय को समझेंगे। आज ज्यादा लंबा क्लास नहीं हो पाएगा, लेकिन जो भी होगा एक इफेक्टिव होगा। समझने का हम प्रयास करेंगे इस क्लास में और जानने का प्रयास करेंगे। आइए नियंत्रण और समन्वय को हम समझते हैं। सबसे पहली बात, हमने क्या समझा था? हमने अपने अभी तक के जैव प्रकरण में हमने ये समझा कि हमारा एक एक अंग कुछ न कुछ कार्य को करने के लिए संलग्न है। अगर हम बात करते हैं कोशिका की, तो कोशिका अपना एनर्जी दे रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी पाचन क्रिया है, वो पाचन तंत्र है, पाचन अंग है, पाचन का काम कर रहा है। दांत चिबाने का काम कर रहा है, नाक नेटा निकालने का, सूंघने का काम कर रहा है, लार लार निकालने का काम कर रहा है। तो तरह तरह की काम हर एक अंग अपने शरीर में व्यस्त है, एक अंग को छोड़ाकर, जिसे अवशेषी अंग जिसे कहा जाता है। और वो अवशेषी अंग को अपेंडिक्स कहा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं हर एक अंग हमारे शरीर में कोई ना कोई काम करने के लिए बिजी है, हर एक कोई ना कोई काम कर रहा है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि हम अपने दिमाग को बोले एप्पल लिखो, हमारा हाथ एप्पल लिखता है। मैंने कहा माथे को हाथ ने लिख दिया। अगर हम देख रहे हैं कि अभी हम बोले हम सांस रोकना चाह रहे हैं, हम सांस रोक ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारा एक ना एक अंग जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से कार्य कर रहा है। हम अभी अपने हाथ को ऐसे करने बोल रहे हैं तो हमारा हाथ ये हो रहा है। तो दिमाग को बोल रहे हैं नियंत्रण और समन्वय बोलो, तो दिमाग जो है मुंह को बोल रहा है बोलने के लिए, तो नियंत्रण और समय बोल रहा है समन्वय। अपने मुंह को बोल रहे हैं सब नियंत्रण समन्वय बोलो, हमारे अंदर से आवाज आ रही है नियंत्रण समन्वय बोलने। तो हम ये क्या देख रहे हैं? हमारे एक एक अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस तरह से जुड़े हुए हैं, क्या करना है, नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है, एक एक चीज को आज के क्लास में हम समझेंगे। इस चैप्टर में पूरे तरीका से नियंत्रण समन्वय में हमें यही सीखना है कि हर एक अंग तो अपना अपना कार्य कर ही रहा है, लेकिन हर एक अंग जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर एक अंग का एक दूसरे से साझा किया हुआ समन्वय है एक दूसरे अंग के साथ। एक अंग दूसरे अंग के साथ समन्वय के साथ जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेशन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो हर एक अंग के ऊपर नियंत्रण भी है। तो जिस अंग के ऊपर साझा किया हुआ है, जो अंग एक दूसरे से समन्वय किया हुआ है, वो अंग एक दूसरे के साथ नियंत्रण भी करता है, एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण करता है। जैसे शरीर की माथा की हम बात करते हैं, माथा हमारे संपूर्ण शरीर पर नियंत्रण करता है। जो हमारा ब्रेन है, वो ब्रेन मस्तिष्क की अगर हम बात करते हैं, मस्तिष्क हमारा पूरे संपूर्ण शरीर के ऊपर कंट्रोल करता है। तो नियंत्रण, तो नियंत्रण करना, नियंत्रण करके कुछ ना कुछ साझा करना, इसी चैप्टर में हम समन्वय को कहते हैं। तो नियंत्रण और समन्वय को हमको इसी के क्रम में आज के क्लास में समझना है। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो आज हम कोई भी अंग तंत्र की बात करते हैं, तो अंग तंत्र हमारे शरीर में जो भी अंग तंत्र है उनके बीच में एक समन्वय को स्थापित करना हमारे लिए बहुत आवश्यकता है। समन्वय को स्थापित करके उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो इस चैप्टर में हमें वही सीखना है, किस प्रकार से हम उसके बीच में समन्वय करेंगे, किस प्रकार से हम उसके बीच में नियंत्रण को स्थापित करेंगे, उसी चीज को समझेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कोशिका मिलकर उत्तक को बनाती है, उत्तक मिलकर ऑर्गन, सभी उत्तक मिलकर ऑर्गन को बनाती है, और ऑर्गन मिलकर अंग तंत्र अंग बनाती है, और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाता है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। कोशिका पहला क्या है? कोशिका, बहुत सारा कोशिका मिल गया तो उत्तक बन जाता है। क्या बन जाता है? उत्तक। और बहुत सारा उत्तक बन जाता है तो अंग बन जाता है, और बहुत सारा अंग जब मिल जाता है तो अंग तंत्र हो जाता है। और ये अंग तंत्र जो होती है, इस अंग तंत्र को कोशिका के साथ कहीं ना कहीं समन्वय रखना पड़ता है।
कि अंग तंत्र अगर काम कर रहा है तो हमारे दिमाग को कैसे पता चल जाता है हमें प्रेशर आया हुआ है। हमें अगर टॉयलेट लग रहा है तो हमारे दिमाग को कैसे पता चल रहा है कि हमें टॉयलेट लग रहा है। तो कहीं ना कोई समन्वय है, कोई ना कोई मैसेज को पहुंचा रहा है कि भाई हमें टॉयलेट लगा है, जाइए टॉयलेट, जाके टॉयलेट करके आइए, बाथरूम लगा हुआ है बाथरूम करके आइए। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये समन्वय हो रहा है, कहीं ना कहीं मैसेज पहुंचाया जा रहा है। तो उसी प्रकार से समन्वय और नियंत्रण को हमें समझना है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर रोल सबसे बड़ा प्ले करता है कोशिका का, कि हमारे शरीर में कोशिका से ही हमारा शरीर बना है। जो भी चीज हमारे शरीर में निर्माण हुआ है, जो भी चीज, वो कोशिका से ही निर्माण होता है। तो हम लोग कैसा जीव है, तो हम लोग बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय कहने का मतलब बहुत सारे कोशिका हमारे शरीर में विद्यमान है, और बहुत सारे कोशिका के बीच में समन्वय को हमें समझना है। तो उसी के क्रम में अगर हम बात करते हैं तो निम्न श्रेणी का जंतु या उच्च श्रेणी के जंतु की हम बात करेंगे। तो अगर हम एक कोशिकीय सॉरी अगर हम एक कोशिकीय पौधे की बात करते हैं, आप लोगों के सामने अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने एक कोशिकीय पौधे की, देखते जाइएगा कि चीज को समझते जाइएगा। अगर मैं आप लोगों के सामने बात करता हूं एक कोशिकीय पौधे की, ठीक है, तो एक कोशिकीय पौधे की हम समझने की बात करते हैं। बालक देखना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। एक कोशिकीय पौधा जैसे क्लाइमेडोमोनास, हमने पढ़ा था क्लाइमेडोमोनास के बारे में। क्लाइमेडोमोनास कैसा होता है, एक कोशिकीय पौधा होता है। तो क्लाइमेडोमोनास एक कोशिकीय पौधा होता है। क्लाइमेडोमोनस क्लाइमेडोमोनस सॉरी क्लाइमेडो होता है, क्लाइमेडोमोनस। तो ये जो एक कोशिकीय पौधा है भैया, ये अपना नियंत्रण या समन्वय कैसे करता है, तो याद रखना, इसका टोटल नियंत्रण जो है सिर्फ एक ही कोशिका के द्वारा किया जाता है। उसी कोशिका के द्वारा, जिस कोशिका पे जिंदा है, उसी कोशिका के द्वारा एक ही कोशिकीय पर ये क्या करता है, नियंत्रण और समन्वय करता है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक कोशिकीय पौधे की, तो एक कोशिकीय पौधा जैसे कि क्लाइमेडोमोनास की बात कर रहे हैं, तो एक कोशिकीय जो भी उसका कोशिका है, उसी कोशिका से वो नियंत्रण और समन्वय करता है, कंट्रोल भी करता है, अपना कोऑर्डिनेशन भी करता है, जो भी करता है, समन्वय जो भी है वो किससे करता है, सिर्फ वो एक कोशिका से करता है। अगर हम एक कोशिकीय जंतु की बात करें, यही पौधा के जगह पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एक कोशिकीय जंतु की बात करते हैं। तो एक कोशिकीय जंतु जैसे क्या होता है, एमीबा। एमीबा भी अगर हम बात करते हैं तो इसी एक कोशिका के मदद से, जो उसके पास एक कोशिका है, तो एक कोशिका के मदद से क्या करती है, एक कोशिका के मदद से वो नियंत्रण व समन्वय करती है। लेकिन बालक यहाँ पर समझो, बालक देखना, बहुकोशिकीय पौधे की हम बात करते हैं या बहुकोशिकीय जंतु की बात करते हैं। तो बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारा कोशिका, क्या बात कर रहे हैं हम, बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जीव जो, या जंतु कहो या पादप कहो, जो भी कहो, बहुकोशिकीय की अगर हम बात करते हैं, समझने का प्रयास करना, बहुकोशिकीय जो होती है उसका एक एक कोशिका का अपना अपना कार्य होता है। मतलब बहुत सारा कोशिका अपना, जितना भी अंग है उसका अलग अलग समन्वय होता है। जैसे दांत दिमाग को बोला, जब मतलब हर एक चीज जो है उसका अलग अलग समन्वय होता है। ये जटिल प्रक्रिया है, इस चीज को हम समझेंगे। बहुकोशिकीय पौधा भी होता है, तो बहुकोशिकीय पौधा में बहुत तरह का हार्मोन होता है, वो हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि उसका बढ़ना, जैसे कि उसका घटना, बीज का बढ़ना, फूल का खिलना, केला का पकना, मतलब फल का पकना। तो तरह तरह का ये नियंत्रण है, समन्वय है, तो यही सब है। तो एक जटिल प्रक्रिया है, ये क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं बहुकोशिकीय के बालक, तो बहुकोशिकीय पौधा जो भी होता है, वो बहुकोशिकीय पौधा की हम तुम्हारे सामने बात कर रहे हैं। वो बहुकोशिकीय पौधा बालक एक एक कोशिक, अपना अपना अलग तंत्र होता है उसका, अपना 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 अलग तंत्र होता है। क्या होता है उसका, अपना अपना अलग तंत्र होता है। अलग तंत्र कहने का मतलब पता है तुमको क्या, तो लोग अपना अपना अलग तरीका से कार्य करता है। जो भी कार्य करेगा अपना अलग तरीका से वो कार्य करेगा। अगर टांग है तो टांग अपना, दो गो टांग अपना काम चलने के लिए करेगा, अपना बहुकोशिका है वो अपना काम कर रहा है। फिर रीढ़ का हड्डी है, रीढ़ का हड्डी अपना अलग काम कर रहा है। उंगली है, उंगली अपना अलग कार्य कर रहा है। आंख है, देखने का कार्य कर रहा है। मुंह है, बोलने का कार्य कर रहा है। तो जितना अंग है, टोटल अंग अपना अपना समन्वय, अपना अपना नियंत्रण अपने से कर रहा है। टोटल का नियंत्रण दिमाग के द्वारा किया जा रहा है। तो हम लोग बहुकोशिकीय में आते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं पौधों में नियंत्रण और समन्वय को समझते हैं। ठीक है,
पौधों में नियंत्रण और समन्वय को समझते हैं, पौधों में नियंत्रण समन्वय को समझने का प्रयास करते हैं। ये देखते हैं अब लोग पौधों में नियंत्रण और समन्वय को समझते हैं। पौधा में आखिर कैसे कंट्रोल होता है, पौधा में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। आज हम लोग बच्चा है, पौधा को छोड़ दीजिए, अभी अपना इमेजिन करिए। आज हम लोग बच्चा थे, हम लोग जन्म लिए, बच्चे लिए, हम लोग माँ के पेट से, माँ के भ्रूण से जन्म लेते हैं। माँ के भ्रूण से जन्म लेने के बाद हम धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आखिर हम लोग बढ़ते क्या है, कैसे हैं? बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर से कोई ना कोई हार्मोन रिलीज हो रहा होगा, कोई ना कोई अंग काम कर रहा होगा, कोई ना कोई अंग बढ़ रहा होगा, जिसके कारण आज हम बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे अंग से समन्वय स्थापित होगा, तभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई ना कोई एक अंग दूसरे अंग से साझा स्थापित किया होगा, तब तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं। आज मेरा हाइट बढ़ रहा है, हमारे बोली में चेंजेस आता है, हम आगे बढ़ते हैं, तो तरह तरह की बात होती है। तो हर एक चीज होती है। तो उसी तरीका से अगर हम पौधे पे अगर आप लोग के सामने बात करते हैं बालक, तो इस चीज को समझिए। अगर मैं पौधे की आप लोगों के सामने बात करूं, तो पौधा में भी तरह तरह की कार्य होती है। जैसे अगर हम एक पौधा लेते हैं छुई मुई, आप लोग छुई मुई पौधा को अक्सर आप लोग छुई मुई पौधा को देखते हैं। छुई मुई पौधा को जैसे ही आप टच करते हैं, छूते हैं, तो देखते हैं वो आपसे सिकुड़ जाता है या अपने अंदर की ओर चला जाता है, जब मोड़ लेता है अपने आप को। छुई और मुई, छुए मुरझा जाएगा, तो मुरझा जाता है। तो वो मुरझाने का पीछे का रीजन क्या है, समझना थोड़ा सा। एक्चुअली जैसे ही हम उसको छूते हैं, वो जितना पानी होता है आप उसके शरीर का, उस पानी को वो रिलीज कर देता है। जैसे ही वो पानी को रिलीज करता है, उसके पत्तों पर जैसे ही पानी का ये आ जाता है, भार आ जाता है, उसका पत्ता क्या हो जाता है, झुक जाता है। एक्चुअली में वो मुरझाता नहीं है, मुरझाता नहीं है, वो होता क्या है, वो भार से झुक जाता है। तो पानी निकालना कहीं ना कहीं उसके शरीर से, मतलब पौधे के शरीर से पत्तियों तक पानी पहुंचाना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंग साझा हुआ है, कोई ना कोई समन्वय हुआ है, कोई ना कोई पहुंचाया है। जैसे बात किए, पत्ता मुरझाता है छुई मुई, तो छुई मुई को छुए थोड़ा सा, तो छूने के बाद जैसे क्या होता है, वो मुरझा जाता है। तो मुरझाना इन द सेंस वो क्या करता है, पानी को अपने पत्तों तक लाकर जमा कर देता है। अब पानी क्या हो जाता है, पानी जब जमा हो जाता है तो भार हो जाता है, भार होने से वो पानी क्या, पत्ता क्या होता है, झुक जाता है, तो मुरझाने टाइप से हमको नजर आता है। तो इसका मतलब कहीं ना कोई अंग काम करता है, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं, तो इसको बढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। हम क्या यहाँ पर बात किए, ये बात किए कि इसमें सिर्फ आकृति इसका बदला। इसका क्या है, इसका शेप बदला। पहले खिला हुआ था, शेप चेंज हो गया, आकृति इसका चेंज किया। लेकिन आकृति के बाद अगर हम बात करते हैं इसका, तो आकृति के बाद इसका कुछ नहीं, इसका ना लंबाई बढ़ा, इसका लंबाई से इसको कोई लेना देना नहीं था। तो कहीं ना कोई अब हम वृद्धि प्रेरित गति को समझेंगे। अब आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। पौधा में नियंत्रण एवं समन्वय आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ज्यादा इसमें आज जो चैप्टर है उसमें लिखना का ये नहीं है, जो लिखना है मैं उसे आपको लिखवाऊंगा, जो समझना है मैं उसे आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो पौधा में नियंत्रण और समन्वय को मैं समझाने का आप लोगों के सामने प्रयास जरूर करूंगा। आइए, तो हम आशा करते हैं लिख लिए होंगे, इसको मिटाते हैं हम आगे। हाँ, तो आगे देखो, आगे सीखते हैं। पौधा में नियंत्रण और समन्वय में हम क्या पढ़े, पढ़े ये कि पादप जो है, पौधा जो है वृद्धि करता है, ठीक है। और देखते हैं कि जो भी पौधा वृद्धि करता है या गति करता है, जैसे कि अगर हम एक लत की बात करते हैं, अगर हम बात करें लत वाला पौधा जो होता है, जैसे कोई भी झींगा का आप लत देखे होंगे, आपके घर तरफ झींगा वगैरह का लत होता है। झींगा का लत देखते हैं ऊपर की ओर बढ़ता है। अगर झींगा का कोई भी ऊपर का तना आप काट दीजिए, तो वो आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। इसके पीछे कहीं ना कोई तो काम कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो कहीं ना कोई समन्वय वाला अंग कार्य कर रहा है, और समन्वय कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, एक एक चीज को समझेंगे, समझे। तो पौधों में नियंत्रण और समन्वय को हम समझने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जिंदगी में हमें यही दिया है, पौधा दिया है। बिना पौधे के हम कुछ नहीं है धरती पर, इसलिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस हमें इन्हीं को देना है। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे सभी देवताओं में, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस किस देवता का है,
सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस किस देवता का? सभी देवताओं में। अगर मैं आपसे पूछूं हमारे सभी देवताओं में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस किसका है, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस गणेश जी का है, श्री गणेश जी का है। ठीक है, तो श्री गणेश जी का इंपॉर्टेंस है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस पेड़ पौधे का है, क्योंकि अगर पेड़ पौधा ना हो तो शायद हम नहीं रहे। और ये जिंदगी, शरीर ये कुछ नहीं है। आज आपको घमंड होगा आपके शरीर के ऊपर, आज किसी को भी अपने शरीर के ऊपर घमंड होगा। थोड़ा सा मैं क्रिंज लाइन बोलने जा रहा हूँ, समझिएगा इस चीज को। आज आपके पास सब कुछ है, बहुत बढ़िया, नहीं भी है कोई बात नहीं। कोई बच्चा के पास नहीं रहता है, कोई बच्चा के पास होता है, सभी के। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जब तुम, सेक्सुअल बात पे बात कर रहा हूं मैं, जब लोग मरते हैं, कोई भी मरते हैं, तो मरने के बाद सिर्फ उसको लकड़ी नसीब होता है, और लकड़ी आता है पौधा से, पेड़ से, और कुछ नहीं लेके जा सकता। तुम्हारा जो जमानत है, जमानत का मतलब जो तुम जमा पूंजी करके रखे हो, वो लकड़ी है और कुछ नहीं है। मरोगे, जिंदगी जाएगा साथ में, और कुछ नहीं। मरोगे, जिंदगी साथ में जाएगा, और जिंदगी का हसीन पल साथ में जाएगा। ये पैसा, गाड़ी, धन, दौलत सब रखा रहता है। कब्र का, कभी कभी कब्र के पास जाना, कब्र के पास जाके देखना, ये हुस्न, सवाब, ईमान, घमंड, अकड़, जलन, पैसा, रुतबा, पावर, सब धरा का धरा रह गया। साथ गया है तो सिर्फ उसका अच्छा कर्म, उसका पल, उसका जिंदगी, उसका हसीन याद, उसके बारे में सब उसके साथ गया है, और उसके साथ कुछ नहीं गया है। साथ गया लकड़ी, लकड़ी में आया है, लकड़ी में जाएगा। एक गाना था, मतलब एक भगवान, वो भजन था, सज धज के जब मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जब मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी। ठीक है, तो जिंदगी में एक चीज को हमेशा याद रखें, अपना एक्सीलेंस पर फोकस करो, आगे बढ़ने के लिए फोकस करो, और जिंदगी में जब आगे बढ़ोगे तो बहुत काम आएगा। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ा जाए, एक एक चीज के ऊपर फोकस किया जाए। अब पौधे में नियंत्रण और समन्वय को समझते हैं। ठीक है, तो पौधे में नियंत्रण और समन्वय को समझा जाए, एक एक चीज को समझा जाए। पौधे में नियंत्रण और समन्वय को समझा जाए, नियंत्रण और समन्वय को समझा जाए, समन्वय को समझा जाए। आइए समझते हैं। देखो, जैसा कि हम छुई मुई के तुम लोग के सामने बात की, तो छुई मुई क्या था? हम छुई मुई के बारे में बात किए, तो छुई मुई को कोई लेना देना नहीं था वृद्धि से। हम छुए, मुरझा गया, हम छुए, मुरझा गया। वो कहा कि अपना पानी को निकाल दिया, पानी को जब निकाल दिया पौधे तक, तो पानी क्या हो गया? डाउन हो गया, सट डाउन हो गया। पानी क्या किया? पौधे तक, पत्ता तक गया, पत्ता मुरझा गया। पानी का लोड पड़ा, पत्ता मुरझा गया, बात खत्म। तो ठीक उसी प्रकार आगे के क्रम में हम आगे समझते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, तो आखिर वृद्धि से कोई ना कोई भैया लेन देन तो होगा। पौधा वृद्धि कैसे करता है? पौधा वृद्धि तो करता है ना, पौधा का कोशिका विभाजन तो होती है ना भैया, वो जनन में आप पढ़ाइएगा। लेकिन जनन से पहले हम समझते हैं समन्वय को। समन्वय से भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेना देना। जनन का जो अलग पार्ट है, जनन वो है, चलो ठीक है, लेकिन समन्वय के कारण भी कुछ ना कुछ होता है, इस चीज को समझना। तो पौधे में नियंत्रण और समन्वय को हम समझेंगे, और पौधे में नियंत्रण और समन्वय को समझेंगे, तत्कालिक अनुक्रिया को समझेंगे। किस क्रिया को? तत्कालिक। तत्कालिक क्रिया क्या होती है? तत्कालिक मतलब जो परमानेंट क्रिया है वो जनन है। जनन के द्वारा जो भी होता है, जनन के द्वारा होता है, और एक कोशिका बहुत सारे कोशिका में विभाजित होती है, निकलती है, आगे बढ़ती है। लेकिन उसी के क्रम में अगर हम बात करते हैं तत्कालिक क्या है, तत्कालिक किस प्रकार से बढ़ती है, तो समन्वय का सबसे बड़ा रोल होता है उसमें नियंत्रण का सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है बालक, सॉरी। अब आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं वृद्धि प्रेरित गति। आखिर बालक वृद्धि, सबसे पहला हमारा आता है वृद्धि प्रेरित गति। आखिर ये वृद्धि कैसे करता है? वृद्धि प्रेरित गति मतलब वृद्धि करता है। वृद्धि कभी ऊपर की ओर करता है, नीचे की ओर करता है, दाएं की ओर करता है, बाएं। वृद्धि करना जनन की क्रिया है, लेकिन वृद्धि आके कैसे करता है? ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं जो करता है, वृद्धि प्रेरित गति की ओर समझे। मतलब प्रेरित मतलब करना, प्रेरित मतलब होना, तो वृद्धि का, वृद्धि होना। ठीक है, वृद्धि होना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आरोही पौधे की, आरोही पौधा मतलब भैया, आरोही पौधा मतलब वही झींगा वाला पौधा। झींगा वाला पौधा जब आप देखते होंगे तो वो मतलब वो झाड़ी के तरह रहता है, इन द सेंस
झाड़ी, और वो लत की तरह लगता है, लत की तरह चढ़ता है। ठीक है, तो आरोही पौधा को आप देखे होंगे, तो आरोही पौधा के बारे में हम जिक्र करते हैं थोड़ा सा। आरोही पौधा जो भी होता है, आरोही पौधा को अगर आप देखें तो आरोही पौधा कैसा होता है, लत के समान का होता है, जड़ के मतलब वो लत के तरह ऐसे से करके चढ़ता है, जैसा कि हम झींगा की बात करते हैं। तो मटर को भी आप देखे होंगे, मटर का भी पौधा देखे होंगे, वो किसी न किसी सहारे के संपर्क में, जैसे मान लीजिए आप झींगा को देखे होंगे, झींगा की हम बात करते हैं, बांस का सहारा दे दिए, यहाँ से झींगा उत्पन्न हुआ, यहाँ से वो ऐसे ऐसे करके चढ़ जाता है ऊपर, इस तरह से आप देखे होंगे। तो जिसके सहारे से हम उसको लगाते हैं, जिसके संपर्क में आता है, वो जो सहारे के संपर्क में रहता है कम वृद्धि करता है। समझ में आ रहा है कुछ? ई वाला जो भाग है, ई वाला भाग जो है सहारे के संपर्क में रहता है, बांस लगा हुआ है, कम वृद्धि करता है, लेकिन है जो भाग रहता है, देखता हुआ भागता है एकदम बड़ी स्पीड से, रन 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 करके स्पीड में भागता है, एकदम भागते रहता है, एकदम आगे चलते रहता है, एकदम आगे चलेगा एकदम। तो पौधा से जो स्वतंत्र भाग होता है, आरोही पौधा की अगर हम बात करते हैं, आरोही पौधा का स्वतंत्र भाग क्या, स्वतंत्र भाग तेजी से गति करता है। किससे गति करता है? तेजी से। लेकिन वही अगर हम बात करें सहारे वाला भाग, सहारे वाला भाग जो होता है, सहारा में जो भाग होता है, मतलब जो सपोर्ट लिया वो भाग होता है, वो मंद तरीके से गति करता है। किस तरीके से करता है? मंद तरीके से गति करता है। ठीक है, इस चीज को समझना और एक एक चीज को समझने का प्रयास करना। तो अब हम जो इस क्रिया को देख रहे हैं, ये जो भी क्रिया है, मतलब पौधा, अब हम पौधा की बात किए, पौधा बढ़ा, जंतु की बात कर रहे हैं, जंतु अलग तरीका से बढ़ता है। जंतु में मादा नर जो भी होता है एक दूसरे से क्रॉस होता है, उसके बाद जनन होता है। चलो ठीक है, यहाँ पर जनन होने के बाद सेल का डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन करके वो बढ़ता है। लेकिन तत्कालिक कारण भी कहीं ना कहीं समन्वय पर डिपेंड करता है। और वही अगर हम बात करते हैं पौधा की, किसकी हम बात करने जा रहे हैं, अगर वही हम पौधा की बात करते हैं और जंतु की बात करते हैं, तो दोनों में काफी अंतर है वृद्धि का, दोनों में काफी अंतर है वृद्धि का। पौधा में जो ये गति होता है, पौधा में इस तरह का जो लत तरीका से या पौधा में जिस भी तरीका का वृद्धि होता है, ठीक है, तो पौधा में जो भी गति होता है, पौधा में वृद्धि का जो गति होता है, उसको हम अनुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवर्धन कहते हैं। तो पौधा में वृद्धि के गति को अनुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बालक? अनुवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुवर्तन कहते हैं। तो पौधा में वृद्धि के गति को क्या कहा जाता है? अनुवर्तन कहते हैं, और अनुवर्तन ही कहा जाता है। तो पौधा में वृद्धि जब होती है, ये जो गति आप देख रहे हैं, ये कौन सी गति कहलाती है? ये अनुवर्तन की गति कहलाती है। अनुवर्तन के बाद अगर हम बात करते हैं, तो अनुवर्तन को और क्या कहा जाता है? तो याद रखना, अनुवर्तन को ट्रोपिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रोपिज्म कहा जाता है बालक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। पौधों में बात करें और अनुसार अगर बात करें, तो पौधा में प्रकृति के अनुसार अनुवर्तन जो होती है वो कुछ 3-4 तरीका से होती है। ठीक है बालक, कुछ 3-4 तरीका से, 4 तरीके से पौधों में अनुवर्तन की गति होती है। पौधों में 3-4 तरीका से अनुवर्तन की गति होती है। आइए उसको सीखते हैं, अनुवर्तन की गति को। पौधों में कुल कितने तरीके से अनुवर्तन की गति होती है, एक एक तरीका को सीखेंगे, जानेंगे। तो देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। मैंने यहाँ पर क्या बोला? पौधे में 4 तरीके से अनुवर्तन की गति होती है। इस चीज को समझिएगा बालक थोड़ा सा, और देखिएगा थोड़ा सा, समझने का ही प्रयास करिएगा। पौधे में 4 तरीके से अनुवर्तन की गति होती है, मतलब अनुवर्तन करती है। वृद्धि तो हो रहा है, वृद्धि जनन के कारण हो रहा है, लेकिन उसका गति होना वो, तो अनुवर्तन की गति होती है। ठीक है, तो आगे एक एक चीज को समझिए, आगे एक एक चीज को करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहला अगर कोई गति होता है तो उसे हम कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन। क्या कहा जाता है? प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है। भैया ये प्रकाश अनुवर्तन क्या है? इस चीज को समझाइए, बताइए थोड़ा सा, प्रकाश अनुवर्तन क्या है?
तो देखो बालक, प्रकाश अनुवर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश अनुवर्तन का मतलब होता है जब कोई पौधा प्रकाश के अनुसार अपना वृद्धि करता है, उसे हम प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। मतलब भैया क्या इसका इसका मतलब ये बालक, जैसे सूर्यमुखी को आप देखे होंगे, सूर्यमुखी क्या करता है, जिधर जिधर सूर्य रहता है उधर उधर ऐसे से घूमता रहा। अभी रोशनी उधर है, पट से ऐसे करके घूम गया। तो मतलब जिधर की ओर सूर्य रहेगा, प्रकाश अनुवर्तन उधर की ओर करेगा। मतलब पौधा प्रकाश के अनुसार अपने गति को जब करे, वो कौन सा गति कहलाता है? प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। तो पौधा जब प्रकाश के अनुसार, किसके अनुसार? प्रकाश के अनुसार, प्रकाश के अनुसार गति करे। पौधा जब प्रकाश के अनुसार गति करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। यहां तक कोई परेशानी, कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रकाश अनुवर्तन के बाद गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण अनुवर्तन। ठीक है, क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन, उसको हम कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, ग्रेविटेशनल कहा जाता है। ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन। थोड़ा सा स्पेलिंग पे आप लोग माइंड मत करिएगा, स्पेलिंग को मत देखिएगा। गुरुत्वानुवर्तन को समझते हैं। गुरुत्वानुवर्तन का मतलब क्या होता है? गुरुत्वानुवर्तन का मतलब जब पौधा नीचे की ओर वृद्धि करता है, जड़ की ओर वृद्धि करता है। जैसे आलू की बात करें, आलू किधर? आलू आसमान में उगता है क्या? ऐसे करके जमीन फाड़ के निकलता। मेरे करण अर्जुन आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे, धरती का सीना फाड़ के आएंगे, तो इस तरह से नहीं आएंगे करण अर्जुन। आलू जो आएंगे वो जमीन के अंदर से ही आएंगे, वो आसमान का सीना और धरती का सीना चीर कर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, गुरुत्वानुवर्तन का अगर हम बात करते हैं तो गुरुत्वानुकर्तन बाबू, गुरुत्वानुकर्तन में क्या होता है? पौधा जब गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के दिशा में गति करता है, गुरुत्वा सॉरी एक मिनट, गुरुत्वाकर्षण के गति में कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण के गति में कार्य करता है, तो उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वानुकर्षण। पौधा जब गुरुत्वाकर्षण के दिशा में, सॉरी के दिशा में गति करता है, क्या करता है? दिशा में गति करता है, उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। ठीक है बालक, एक एक चीज आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ पर उदाहरण के लिए बात करें तो उदाहरण में आलू का पौधा, गाजर को ले लीजिए। गाजर के आसमान में से पौधा चीरते हुए आती है? नहीं आती, वो नीचे ही उगेगी। ठीक है, तो तरह तरह की कार्यक्रम है, आगे आगे समझिए। आइए रासायनिक अनुवर्तन की बात करते हैं। रासायनिक अनुवर्तन की बात करते हैं, किस तरह से वृद्धि होती है रासायनिक अनुवर्तन में। तो तीसरा हमारा कार्यक्रम है रासायनिक अनुवर्तन। रासायनिक अनुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन क्या होता है भैया? इस चीज को समझाइए। रासायनिक अनुवर्तन को समझना, थोड़ा सा एक चीज को देखना, बढ़िया से समझने का तुम लोग प्रयास करना। रासायनिक अनुवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो पराग नलिका, जैसे एक मान लेते हैं एक पौधा होता है इस तरह से, ये पौधा इस तरह से, ठीक है, मतलब फूल, अब फूल में यहाँ पर इस तरह से पराग नलिका, ये क्या कहलाता है? ये पराग नलिका कहलाता है। और इसका पराग कण होता है, इसके ऊपर जो मौजूद होता है क्या होता है? पराग कण मौजूद होता है। पराग कण, जिसको हम लोग पॉलन कहते हैं। ये पराग कण क्या होता है? उड़ के नीचे चला जाता है, हवा के माध्यम से कहीं पर चला जाता है, और यहाँ पर आने के बाद भ्रूण बनता है। भ्रूण बनने के बाद पौधा क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता है। अभी सब चीज को समझेंगे, बाकी बात की चीज है, लेकिन इतना समझिए जनन की प्रक्रिया है। ये क्या होती है? परागकण। ये क्या होती है? परागकण, पॉलन। परागकण क्या होती है कि हवा के माध्यम से या कोई चिड़िया जो है उड़ा के लेके आ जाती है, और फिर पौधे के अंदरी अंतर वाले भाग में चली जाती है, जहां से वो जनन करती है। और वहां पर जाने के बाद ये पौधा में रासायनिक क्रिया होती है, और रासायनिक क्रिया होने के कारण क्या होने लगती है? पौधा वृद्धि करने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें तो परागगण के समय परागकण से निकलने वाली परिनालिका की बीजांड में होने वाली गति इस प्रकार का अनुवर्तन दर्शाता है। तो कुछ नहीं है, सिंपल, इसको समझो, सिंपल स्टेप में समझना। मतलब पौधों में, सिंपल तुम लोग ये लिखना, पौधों में जनन वाले अंग में होने वाले
रासायनिक क्रिया, क्या रासायनिक क्रिया ही क्या कहलाती है? रासायनिक अनुवर्तन कहलाती है। रासायनिक अनुवर्तन मतलब यहाँ से परागकण गया, उसका जनन वाले अंग पास गया, वहां से वृद्धि किया, वो क्या कहलाता है? रासायनिक अनुवर्तन। रसायन की मदद से जब वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक अनुवर्तन कहलाया जाता है। क्या कहलाता है बालक? रसायन अनुवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जलानुवर्तन। क्या कहते हैं? जलानुवर्तन। बालक जलानुवर्तन क्या होता है? एक एक चीज को समझना, एक एक चीज को जानना। लास्ट हमारा चौथा नंबर, जलानुवर्तन को समझेंगे, जलानुवर्तन को जानने का प्रयास करेंगे और एक एक चीज को फिर आगे बढ़ाएंगे, ले चीज को समझने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए सीखते हैं, जानते आएंगे, एक एक चीज को करेंगे। जलानुवर्तन क्या होता है तो आना समझना थोड़ा सा। चौथा नंबर लास्ट है, इसी के क्रम में हम टोटल गति को समझेंगे। जलानुवर्तन। जलानुवर्तन का मतलब होता है जब पानी की दिशा में पौधा, जो दिशा पानी का है उस पानी की दिशा में पौधा वृद्धि करता है, उसको जलानुवर्तन कहते हैं। जैसे पौधा में बहुत सारा, पानी में बहुत सारा पौधा पाया जाता है, वो पानी में ही उगेगा, बाकी बात कहीं नहीं उगेगा। पानी में वृद्धि करने वाला पौधा या पानी के दिशा में वृद्धि करने वाला पौधा जलानुवर्तन कहलाता है। तो जल के, किसके? जल के दिशा में, किसमें? जल के दिशा में गति करने वाला, क्या करने वाला? गति करने वाला, गति करने वाला को जलानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? जलानुवर्तन कहा जाता है, जलानुवर्तन कहा जाता है। तो यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पौधों में रासायनिक समन्वय है। उस टॉपिक को हम लोग आज की क्लास, आपका छोटा क्लास था, इसको आज सिर्फ इंट्रोडक्शन लेने के लिए क्लास लेके आए थे, ज्यादा आज नहीं समझेंगे। कल के क्लास में हम इसको समझेंगे। इस क्लास को 3 क्लास में हमें फिनिश करना है, कल इसको काफी दूर तक अच्छे से समझना है। आज के लिए हम इस क्लास को यहीं रखते हैं। आशा करते हैं आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी का नाम जिंदगी है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।